Okay, let's just start with the organic chemistry. Some basic principle and techniques we will discuss this chapter. So let's start with organic chemistry. ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली फुल ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, कार्बन रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. यानी कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, अगर हमसे पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो सबसे सिंपल आंसर हम क्या कहेंगे कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं. यानी कार्बन का होना मस्ट है. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना क्या है? मस्ट है. यानी बच्चे ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, और कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स को जब पूरी स्टडी हम उसकी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैंने बार बार कार्बन वर्ड यूज किया है, तो हम कार्बन के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि कार्बन क्या चीज है. तो कार्बन का क्या मतलब है बेटा? कि कार्बन कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स. कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है. अब हम समझेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड का यहाँ पे क्या मतलब है. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ये हम सबको पता है. तो 2 और 4, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? 2 4 लिखते हैं. तो अब हमें पता है कि बच्चे 2 और 8 जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है. तो अब दो तरह की पॉसिबिलिटीज आती है. या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक स्टेबल 2 ही एक्वायर कर ले, स्टेबल इस कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बन जाए? सिर्फ 2. या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? गेन कर ले. 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 8 बना ले. अब दोनों टेंडेंसीज हैं कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? गेन कर ले. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चे? ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाती है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाती है. क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने या गेन करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है. सो व्हाट वी कैन से कि कार्बन जो है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर पाता है, ना ही गेन. तो रादर देन गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है? शेयर करता है. ये शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है. जब बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से बनते हैं, देन दे आर कंसीडर्ड एज कोवलेंट बॉन्ड. तो हम उनको क्या बोलते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है. तो कार्बन क्या बना सकते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसी अदर कार्बन एटम के साथ भी, या कोई हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, किसी के साथ भी जब बॉन्डिंग बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड. जब शेयरिंग में हो, मान लो 4 बच्चे हैं, ठीक है ना, 4 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, एंड आई वॉज डिमांडिंग 100 रुपीज. मैं बोलती हूँ मुझे 100 रुपए दो, तो चारों स्टूडेंट क्या कहेंगे कि हम 25-25 रुपए डाल के मैम को 100 रुपए दे देंगे. यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या करा? शेयर करके पैसे इकट्ठे किए. तो कोवलेंट बॉन्ड भी क्या होता है बच्चे? वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने. जो शेयरिंग से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड. और कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है. तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए एक प्रॉपर सेपरेट ब्रांच रखी गई केमिस्ट्री को, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्लियर हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? ठीक है, अब हम डिफरेंट साइंटिस्ट की बात करेंगे बच्चे. लेट मी ऑन द माइक्स एज वेल. ठीक है, आप बोल भी सकते हो इजिली, आपको लिख. ठीक है, क्लियर है. अब देखो बच्चे, हम डिफरेंट साइंटिस्ट की बात करते हैं. तो सबसे पहले एक स्वेडिश साइंटिस्ट थे बेर्जेलियस नाम के. उन्होंने एक वर्ड दिया वाइटल. वाइटल से उन्होंने क्या बनाया? दिस इज अ वाइटल फोर्स थ्योरी. दे आर कंसीडरिंग वाइटल फोर्स थ्योरी. तो वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या मतलब था बच्चे? वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है? उन्होंने क्या बोला कि जब पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे, इन द 1815 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन नहीं पा रहे थे. तो कई बार ऐसा होता है ना, हमारा पेपर अच्छा नहीं होता, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमने पढ़ाई कम की थी. हम बोल देते हैं अरे वो ना टीचर ने बाहर से क्वेश्चन डाले थे. ऐसा कौन कौन करता है कि खुद के ऊपर ब्लेम नहीं करते, हम सीधा टीचर का नाम ले देते हैं, अरे भाई टीचर ने ना बाहर से क्वेश्चन डाले थे. कोई करता है ऐसा? ये सारे शरीफ बच्चे ये नहीं करते. ठीक है, तो ऐसे ही वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी बच्चे? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे ना साइंटिस्ट से, तो उन्होंने क्या बोला कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है.
यानी कि एक जादुई शक्ति है उसके पीछे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है, तो उसको क्या बोला गया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। दैट टाइप ऑफ थ्योरी इज कंसीडर्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी थी, बर्जेलियस ने बनाई। उसके बाद क्या आया कि 1928 में वॉलर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो था यूरिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था। सो दैट इज यूरिया, डिस्कवर्ड बाय वॉलर। ठीक है ना, एफ वॉलर के नाम से हम इसको जानते हैं। फ्रेडरिच वॉलर जर्मन के साइंटिस्ट थे। फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, NH2CONH2। ठीक है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, NH2CONH2। ये कैसे बनता है, अमोनियम सायनेट जो है, कोई अमोनियम सायनेट हमने लिया, NH4 पॉजिटिव NCO नेगेटिव ने जैसे ही हीट किया उसको, दैट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो सिर्फ आप फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा याद रखोगे, एफ वॉलर ने बनाया था जो था यूरिया। कॉल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया, बैटलॉट ने मीथेन बनाया। ये आपको भूल भी जाते हैं तो दैट वुड बी ओके, बट फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सबको पता होना चाहिए, वो क्या था हमारा, यूरिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे सिंपल रीजन, टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है ना, मैं तो यही सबसे पहला रीजन तो आपको यही दूंगी कि अच्छे नंबर लाने के लिए भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, जितने भी लिविंग थिंग्स है बेटा, जितने भी मेन कंपोनेंट होते हैं लिविंग थिंग्स में, चाहे वो डीएनए हो, पेट्रोल, जितने भी पेट्रोल या ये चीजें हम यूज करते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि वो सारे कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स है। पेस्टिसाइड की बात कर ली हमने, एंजाइम हो गए, प्लास्टिक, जितने भी आप पॉलीमर्स यूज कर रहे हो, प्लास्टिक यूज करते हैं हम, बेकेलाइट का टाइप हो गया प्लास्टिक का, नायलॉन की रस्सी हो गई, ये सारे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। पोल्यूटेंट्स, प्रोटीन, रबर, केमिकल, कार्बोहाइड्रेट, मेडिसिन, डाइज। तो मतलब आप ये सोचो कि सुबह उठने से लेके ब्रश जो आप यूज कर रहे हो प्लास्टिक का होता है, उसमें भी हम कार्बन के पॉलीमर ढूंढेंगे। रात को सोने तक जो चप्पल आप पहनते हो रबर की, ठीक है ना, वो भी हमारे पास कार्बन रिलेटेड है। और उठना सोना तो छोड़ो, हमारी बॉडी में भी कार्बन है, ठीक है ना, हमारी बॉडी में जो ये एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, दे ऑल आर कार्बन्स। ठीक है, सो दैट मच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलाई करती है। बायोलॉजी के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, पॉलीमर्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लाइन में, फार्मा की लाइन में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की लाइन में। तो इन दिस ऑल लाइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो जैसे मैं अगर खुद का ही आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं, सो आई हैव डन MSc इन केमिस्ट्री, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी ना वो भी ऑर्गेनिक ही थी। ठीक है, अब सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मेरे पास टीचिंग लाइन ही नहीं थी, ये मैंने चूज करी। लेकिन हमारी क्लास के जितने भी बच्चे हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में वर्क करते हैं। ठीक है, कुछ जो है रेनबैक्सी में है, आपने सुना होगा, रेनबैक्सी बहुत बड़ी दवाइयों की कंपनी है, तो वहां पे रिसर्च करना, तो वो फार्मा की लाइन में जा सकते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं वो बोलती है हमें मेकअप वगैरह का बहुत शौक है, तो हर एक मेकअप जहाँ पे बनते हैं बेटा, जहाँ पे ये इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, वहां पे भी केमिकल्स की जरूरत होती है, वहां पे केमिस्ट की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर में तो बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं जिसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज कर सकते हो। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस कि हर एक लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना अधूरी है। कोई आप फूड रिलेटेड जहां भी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री ले लो, चॉकलेट फैक्ट्री ले लो, ठीक है, हम कॉमन सी बात लेते हैं कि चॉकलेट हम सबको बहुत पसंद होती है। चॉकलेट बनाने के लिए एक केमिस्ट की जरूरत होती है जो वो फूड को टेस्ट करता है, चॉकलेट की वो सारी रिलायबिलिटी चेक करता है कि ये कितने टाइम तक स्टेबल रहनी चाहिए। तो हर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं से किसी केमिस्ट की जरूरत होती ही है। सो दिस इज द मच इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत सारी स्कोप्स हमारे लिए खुली हैं। अब बोला गया कि वेयर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो बच्चे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ यूज होती है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर की बात करें तो कोई भी किसान, तो आजकल तो पढ़े लिखे हो गए हैं, बट पहले हमने नहीं देखा था कोई किसान BSc MSc करके आया हो।
बट फिर भी वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होती है एग्रीकल्चर में, तो कहाँ यूज हो सकती है एग्रीकल्चर में, कहाँ यूज होगी? कौन बताएगा मुझे? यस, लेट मी नो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, वेयर इट इज गोना यूज। यस, बताओ फटाफट से, कहाँ पे यूज हो सकती है बच्चे एग्रीकल्चर के केस में? यस, अनामिका, भावेश, राम, राम, पूजा, स्नेहा, फटाफट से। सो गए क्या सारे बच्चे? सो रहे हो? आर यू ऑल आर स्लीपिंग? इज इट सो? यस, वेरी गुड भावेश। बच्चे फर्टिलाइजर में, पेस्टिसाइड्स में, इंसेक्टिसाइड में, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यूज करते हैं, ठीक है ना। जो भी फर्टिलाइजर होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड हो गए, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू ही बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस से बने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन तो हमारे मस्ट है ही है। उसके अलावा CH के साथ आप याद रखोगे नॉप्स। नॉप्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे किस किस से बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन मस्ट है, उसके बाद नॉप्स के नाम से आप याद रखो कि ये चीजें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती हैं, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा अगर ऑक्सीजन भी प्लस हो तो वो क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। नाइट्रोजन भी होता है तो बच्चे अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। सल्फर के साथ क्या बन जाते हैं? और प्रोटीन्स आ जाते हैं, फॉस्फोरस, RNA, DNA, सारी चीजों को बनाता है। सो दीज 7 एलिमेंट्स आर, ये जो 7 एलिमेंट्स हैं हमारे, यही मेन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेनली सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कार्बन, हाइड्रोजन और नॉप्स ने ही कवर करनी है। सो दीज आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है। अब बच्चे अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप मेल्टिंग पॉइंट जज कर सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कि उसकी डेंसिटी क्या होगी और सोल्यूबिलिटी क्या होगी, किसमें वो सोल्यूबल होगा, वाटर सोल्यूबल है, किसी पोलर मॉलिक्यूल में सोल्यूबल है, पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो वो क्या हो जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। उसके बाद क्या आती है कुछ और प्रॉपर्टीज? बॉन्डिंग विद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग कैसी होगी? अब बार बार अगर हम बच्चे कार्बन का ही यूज कर रहे हैं तो कार्बन के साथ वाले कंपाउंड यूजुअली कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। कोवलेंट यानी कि शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्डिंग कैसी होगी मॉलिक्यूल्स की? कोवलेंट होगी। और कोवलेंट बॉन्डिंग जो है उनके बीच में जो फोर्स होती है वो जनरली वीक फोर्स होती है, जनरली वीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वीक फोर्सेस। नॉर्मल फिजिकल स्टेट कैसी होगी इसकी? गैसेस होंगी ये, लिक्विड होगा या फिर बहुत लो मेल्टिंग का सॉलिड होगा। और फ्लेमेबल का क्या मतलब है? जनरली ये फ्लेमेबल होते हैं, इजिली आग पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। फ्लेमेबल होते हैं, इजिली आग पकड़ लेते हैं। सोल्यूबल नहीं होते वाटर में, नॉन सोल्यूबल। कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसा है इनका? स्लो होता है और कॉम्प्लेक्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये शो करते हैं। मींस इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो काफी स्लो होती हैं और कॉम्प्लेक्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है बच्चे नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन होती है, ठीक है ना, सिंगल स्टेप नहीं होती, नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन चलती है। अब नेक्स्ट आती है बात, यहां तक किसी को कोई डाउट आया हो तो प्लीज आस्क। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज आस्क। नोबडी? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की टेट्रावेलेंसी, कार्बन का नेचर। अगर हम बोले कार्बन टेट्रावेलेंट नेचर का है तो टेट्रावेलेंट का क्या मतलब होगा? टेट्रा होता है 4, वेलेंट मींस वैलेंसी, इसकी 4 वैलेंसी है। अब हमें पता है कि कार्बन को हम 2 और 4 लिखते हैं, यानी ऑटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4, ऑटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी।
तो कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट नेचर का है और ये लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। हमने 10th में पढ़ा था कि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, कि ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाती है, तो वो उसके टेट्रावेलेंट नेचर की वजह से ही होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, outermost शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, दैट्स व्हाई इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। तो अब क्या बोला जा रहा है कि बच्चे उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड विद कार्बन, सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या रहेगी, 4। कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। And it has the ability to bond with 4 other carbon atoms or atom of some other monovalent element. इसके पास एबिलिटी क्या होती है कि ये 4 बॉन्ड बना सके, जैसे कि ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो ये इसकी टेंडेंसी है। जैसे यहाँ पे हमने कार्बन के बारे में दिखाया कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है ना। कार्बन के पास कितनी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, 4, ठीक है। कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो दैट्स व्हाई हमने इसको क्या बोल दिया कि कार्बन एटम कैन फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, CH4, मीथेन है हमारे पास, ठीक है। दिस इज कंसीडर्ड एज मीथेन। क्लियर? यस, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क। यस बच्चे, क्लियर हो रहा है सबको? एक बारी हैंड रेज करके बता दो। यस, रेज योर हैंड्स। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन आपको कैसे याद रखनी है कि अगर सिंगल बॉन्ड है, मतलब मान लो अगर इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर बेटा 2 थे हाइड्रोजन तो sp2, यानी डबल बॉन्ड में sp2 होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये सबने याद रखना है। सिंगल होगा तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डबल में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ट्रिपल में कार्बन कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइज। ट्रिपल में कार्बन कैसा आ जाता है हमारा, sp हाइब्रिडाइज। ओके। अच्छा आप देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम कैसे निकालते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है बच्चे, उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, हर एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई, और अगर हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। दिस थिंग। अब देखो इसमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने हैं, तो सबसे पहले तो इसको ना पूरा प्रॉपर लिखो। जैसे C और H के बॉन्ड बीच में बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH, और ये क्या आ जाता है, CH3। अब काउंट करेंगे हम कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। सिंगल वाले सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो पहले काउंट करते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी 6 7 8। ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 9 10। 10 तो क्या हो गए हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यानी कि 3 पाई बॉन्ड। 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 के आ गए हमारे पास पाई बॉन्ड। ये बताओ, ये क्लियर हुआ सबको? यस, इज इट क्लियर? अब अच्छा सेकंड वाला करके दिखाओ मुझे। इसमें काउंट करो फटाफट से, कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे, इसमें कितने और सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होंगे, जस्ट डू इट फटाफट से। यस, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर? कोई बता सकता है मुझे? 2 पाई बॉन्ड बिल्कुल सही है, और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे अनामिका? सिग्मा बॉन्ड के लिए आप इसको खोल के लिख लो, CH2, डबल बॉन्ड में C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H है, और 3 CH3, 3 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स।
अच्छा अब बच्चे हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में देखो क्या होगा कि अगर 3 हाइड्रोजन है, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और डबल बॉन्ड पे sp2, और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या आ जाता है sp3। अब ये CH3Cl है, यानी कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, सिंपल सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या आएगी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इस केस में देखो CH3 ट्वाइस CO, एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। CO को हमें पता है C डबल बॉन्ड O लिखते हैं, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है बच्चे sp2। ऐसे ही अब CH3CN है, CH इसकी तो sp3। साइनाइड में कौन सा बॉन्ड होता है पता है किसी को? साइनाइड कौन सा बॉन्ड शो करता है? यस, विच बॉन्ड इज देयर इन साइनाइड CN ग्रुप में? एनीवन? CN में होता है बच्चे ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड। ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड। अब CO है, C डबल बॉन्ड O होता है तो इसमें कार्बन क्या आएगा? sp2। ये वाला कार्बन sp3 डबल बॉन्ड था, sp2, ये भी डबल बॉन्ड है sp2। साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। इस तरह से आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हो, ठीक है ना? हम ऐसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे। बिल्कुल सही भावेश, वेरी गुड, ट्रिपल। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अच्छा अब बच्चे हमें हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ शेप भी बतानी है, मतलब हमें ये थोड़ा सा बैक लेके जा रहे हैं कोवलेंट वाले चैप्टर में। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 में शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। CH3 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप कैसी होती है इसकी? टेट्राहेड्रल। ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, शेप लीनियर। तो ये चीजें sp2, sp3 और sp आपने कोवलेंट में ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है ना? वही चीज है। अच्छा अब हम पढ़ेंगे बच्चे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे शो कर सकते हैं? अलग अलग तरीके हैं बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के। आपने लुईस और डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा वो कोवलेंट वाले चैप्टर में, चैप्टर 4 में। डैश स्ट्रक्चर के थ्रू हम शो कर सकते हैं, कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं बच्चे। देखो लुईस स्ट्रक्चर तो क्या होता है, जिसमें हम सिंगल डैश से, जैसे कोई सिंगल बॉन्ड है उसको डैश से दिखा दिया, डबल बॉन्ड को डबल डैश से, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल डैश से। तो ये तो हो गया इसका सिंपल लुईस स्ट्रक्चर है, इसको हम इसका डैश स्ट्रक्चर बोल लो, उसको कह सकते हैं डैश से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। और जैसे ये चीज है। अब आता है बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का क्या मतलब है कि आप एक एक बॉन्ड को प्रॉपरली शो करोगे, ठीक है ना? हम क्या करेंगे, हर एक बॉन्ड को शो करेंगे। जैसे यहाँ पे CH3 है तो तीनों बॉन्ड्स को हमें शो करना है। जनरली एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड्स को हम शो करेंगे, ठीक है ना? दिस इज कंसीडर्ड एज स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कि जैसे हम इसको सिंपल CH3 बॉन्ड CH3 नहीं लिखेंगे, हर एक बॉन्ड को शो करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे इथीन डबल बॉन्ड होता है तो हम एल्कीन यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसको यूज क्या करते हैं? एल्काइन, इथाइन। OH ग्रुप एल्कोहल हो तो उसको हम मिथेनॉल लिखते हैं। तो प्रॉपरली शो करना उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अगर बच्चे सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लिख रहे हो आप, जैसे CH3 लिख दिया, ये फॉर्मूला ही लिख दिया आपने, प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं शो करी, सिंपल फॉर्मूला लिखा, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसको क्या बोला जाता है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कि उसको शॉर्ट में लिख दिया आपने, प्रॉपरली ना बना के शॉर्ट में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और इसके अलावा क्या आता है बच्चे हमारे पास? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कि बॉन्ड लाइन, उसको हम लाइंस के थ्रू शो करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि मुझे प्रोपेन बनाना है 3 कार्बन का, तो आप उसको 3 कार्बन को सीधा ऐसे शो करोगे, ये 3 ऐसे लाइन, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज, हम उसको लाइंस के थ्रू जब शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? 3 मिथाइल ऑक्टेन का बनाना है 8 कार्बन के लिए, 1
ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8 कार्बन तो ऐसे बना लो। अब क्या बोला, तीसरे पे मिथाइल ग्रुप है, मतलब तीसरे पे एक लाइन लगा दी, तो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस तरह के फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर ऐसे नहीं बनता बच्चे, पहले आप पूरा बना लो, CH3 CH2 CH के साथ CH3 प्रॉपर, फिर आप देखते चलो जहां जहां कार्बन है उसकी जगह ये जिगजैग बना दो। टर्मिनल, ये जो टर्मिनल होते हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट करते हैं CH3 ग्रुप्स को, ठीक है ना, ये तीनों टर्मिनल CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो हाइप सा होता है बम्प, और ये इसको CH2 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे पास, CH2 ग्रुप को शो कर रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? यस, इज इट क्लियर? फटाफट से हैंड राइज करो जिस जिसको क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है बच्चे कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनी डिफरेंट साइक्लिक कंपाउंड्स आर अकर। कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हमें ये चीज दे रखी है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लिया हमने, तो ये क्या होता है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोलते हैं, तो इसको हम साइक्लोप्रोपेन लिख देते हैं। 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, तो साइक्लोफॉर्म में साइक्लोब्यूटेन। 6 कार्बन मतलब हेक्सेन, तो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज साइक्लोहेक्सेन। की साइक्लिक ग्रुप में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी। ओके, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। ये क्लोरीन ग्रुप था तो हमने आगे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन लिख दिया। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि ये कंडेंस्ड फॉर्मूले दे रखे हैं, हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, फटाफट से लिख के देखो। एक बारी मैंने आप लोगों को 2 मिनट दिए, अपने कॉपी पेन में लिखो इसको, और फिर जब मैं लिखूंगी तो मिलाना क्या तुम्हारा सेम आंसर आ रहा है। डू इट, फटाफट से करो इसको, 1 मिनट लगाओ जल्दी से, ठीक है। डू इट, फटाफट करेंगे सारे, देखते हैं कौन जल्दी कर पाता है। लेट मी नो व्हेन डन, फटाफट से बताना जब हो जाए। यस, डू इट एज सून एज पॉसिबल, फटाफट से करके बताओ, तो मैं लिखती हूँ फिर मुझे बताना। यस, बना किसी का? शैल आई ड्रॉ? डन डन, वेरी गुड। देखो अब हम बनाते हैं, जैसे
CH3 था बच्चे, 3 हाइड्रोजन आप करोगे यहाँ पे, CH2 बनाया हमने, C के साथ क्या बनाया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 है और ये हमने क्या कर दिया, CH3, ये चीज, ठीक है। तो ये बन गया, इसका CH2 3 बार लिखना था तो हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे। ठीक बनाया, दोनों ठीक बनाया हमने, यस। ठीक है, अब हम देखो इसमें हमें क्या करना है बच्चे, हमें इनका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है। कंडेंस्ड फॉर्मूला का क्या मतलब है कि इसको शॉर्ट करके लिखेंगे हम। OH है, CH2 1 2 3, 3 टाइम CH2 है, इसको सीधा CH2 3 लिखो, CH CH3, CH के साथ 2 CH3 थे तो इसको क्या लिख दिया हमने, CH3 2। ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। और इसको कैसे लिख सकते हैं, CH के साथ एक तरफ OH है और 2 साइनाइड ग्रुप है तो CN2 कर दो, यानी OH CH2 3, CH CH3 CH CH3 क्या हो जाएगा 2। और ये इस तरह से, अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है हमें। OH आप मेंशन करोगे क्योंकि OH का कोई वो नहीं है मार्क। CH2 3 बार है, यानी एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये बना दिया, फिर CH है और CH के साथ CH3 ऐसे बना दिया, फिर CH है और उसके साथ क्या है, 2 CH3 ग्रुप। तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, इस तरीके से। क्लियर हुआ बॉन्ड लाइन सबको? बॉन्ड लाइन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम इन बॉन्ड लाइन एज वेल? यस एनीबडी? नो। इसका कैसे बन जाएगा बच्चे, इसका कार्बन के साथ है 2 साइनाइड ग्रुप लगा दो, यही लिखा है इन्होंने, CN और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। तो इसका बॉन्ड लाइन हो गया ये वाला। तो यानी ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला है, ड्रॉ एंड एक्सपैंड ईच ऑफ द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू शो ऑल द आइटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको ड्रॉ करो और एक्सपैंड करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो सारे एटम शो करें। तो इसको करके देखो एक बारी, फटाफट से करो, आपको 1-2 मिनट देती हूँ मैं, डू इट फटाफट से। यस, डू इट वेरी फास्ट। यस, ये बना सबका। देखो इसको प्रॉपर आप हाइड्रोजन शो कर दो, 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी, कार्बन तो है ही है सबके पास, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इसके पास है, इस कार्बन के पास, ठीक है।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, प्रॉपर आप तीनों CH3 शो करो और इसके पास भी CH3 हमारा शो होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ भी आएगा। ऐसे ही ये सारा हमें शो करना है, ठीक है, इन दिस वे। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सिमिलरली ये सारा खोल के लिखोगे आप, ये वाला और ये वाला। सो दीज आर इट्स टोटली स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। क्लियर हुआ सबको? Yes, is it clear to all? Yes or no? Yes, great. So now जनरली तो आज का हमारा सेशन में हमने देखो क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कौन से हैं। जो भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर के बने होंगे, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या था, यूरिया। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, सम इंपॉर्टेंस हमने स्टडी करी, ठीक है। देन वी स्टडीड अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा। फिफ्थ हमने स्टडी करा इनका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो किसी को भी इन सब में, इन पांचों टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दीज ऑल 5 टॉपिक्स? किसी को कोई डाउट? यस प्लीज। नो? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर। आज के लिए हमारा इतना ही सेशन था। नेक्स्ट क्लास में हम नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, ठीक है। सो ठीक है, फिर मिलेंगे हम।